हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। इस साल आपको पता होगा कि पूरी दुनिया गर्मी से बहुत ज्यादा त्रस्त हुई है और पिछला महीना जो जुलाई था वो बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे गर्म महीना था। और ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। दुनिया में बहुत सारी जगह हीट वेव्स चल रही हैं, बहुत सी जगह सूखे जैसे हालात हो गए हैं और कहीं इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है कि वहां पे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड न्यूज मैक्सिको से आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि मैक्सिको का 40% हिस्सा सूखा ग्रस्त हो चुका है, सूखे की चपेट में आ चुका है और वहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे फसलें तबाह हो रही हैं। और पिछले कुछ सालों में वहां पे हीट वेव्स की मात्रा बढ़ी है, जहां पे बताया जा रहा है कि इस साल पिछले 4 महीने में हीट वेव्स की वजह से लगभग 250 लोगों की जान गई है मैक्सिको में। तो मैक्सिको की सरकार ने सूखे से निजात पाने के लिए अपने यहाँ वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे आप CNN का एक आर्टिकल देख सकते हैं, ड्रॉट स्ट्रिक इन मैक्सिको इज टर्निंग टू अ कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी टू मेक इट रेन। यानी यहाँ पे जो मैक्सिको है वो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने देश के सूखेग्रस्त क्षेत्र में आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा है। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग टेक्निक क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए प्रश्न है, और प्रश्न हेडलाइन इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और उसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसको कैलकुलेट किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करके। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो फ्यूल और अदर आइटम्स हैं उनकी अपेक्षा जो फूड आइटम्स है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आ रही है और इसकी वजह से कहीं कहीं सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और एक ऐसा ही केस आया मैक्सिको से, जहां बताया जा रहा है कि पिछले 4 से 5 साल से लगातार मैक्सिको में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहां पे पानी की कमी महसूस की जा रही है, फसलें उत्पन्न नहीं हो पा रही है, फसलें तबाह हो जा रही हैं और इसका डायरेक्ट असर वहां के लाइवलीहुड पे पड़ रहा है, वहां के लोगों पर पड़ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इस जुलाई महीने तक मैक्सिको का 40% हिस्सा मॉडरेट से लेकर एक्सट्रीम ड्रॉट के कंडीशन में जा चुका है। और ऐसी स्थिति में आप सबको पता है कि गर्मी बहुत ही विकराल रूप में होता है और हीट वेव के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है मैक्सिको में, जहां पे बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने में हीट वेव्स की वजह से लगभग 250 लोगों की जान गई है। और ये बताया जा रहा है कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए मैक्सिकन सरकार ने क्लाउड सीडिंग टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, यानी अपने देश में आर्टिफिशियल बारिश करवाना शुरू कर दिया है। और यह काम मैक्सिको पिछले 3-4 सालों से कर रहा है। तो पहले आप मैक्सिको को देख लीजिए मैप में, ये है कहाँ। तो ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स और इसके ठीक नीचे साउथ में मैक्सिको है। और यहाँ पे मैक्सिको के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये जो पूरा इलाका है ये बताया जा रहा है कि सूखाग्रस्त हो चुका है, सूखे की चपेट में आ चुका है। और यहीं पर मैक्सिको क्लाउड सीडिंग टेक्निक के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा है। और इसको लेकर के मैक्सिकन गवर्नमेंट की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो सामान्य वर्षा होती थी इस इलाके में क्लाउड सीडिंग टेक्निक का उपयोग करने के बाद 40% ज्यादा वर्षा हो रही है। और इस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश करवा करके यहाँ पे पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो प्रश्न आता है कि क्लाउड सीडिंग टेक्निक क्या होती है। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग टेक्निक जो है एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें क्लाउड्स के ऊपर केमिकल का यूज करके आर्टिफिशियली बारिश करवाया जाता है। और इनमें जो केमिकल्स का यूज किया जाता है उनमें से कुछ है जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें लिक्विड प्रोपेन ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब का छिड़काव बादलों के ऊपर किया जाता है ताकि आर्टिफिशियली बारिश करवाया जा सके। तो प्रश्न आता है कि ये सब किया कैसे जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले केमिकल्स को लिया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया या पोटेशियम आयोडाइड हो गया। इनका बहुत ज्यादा मात्रा में घोल बनाया जाता है और इनको प्लेन्स के जरिए या एयरक्राफ्ट के जरिए बादलों के ऊपर इनका छिड़काव किया जाता है। और जैसे ये केमिकल बादलों के संपर्क में आते हैं, तैसे ही चूंकि बादल जो होते हैं वो वाष्प के रूप में होते हैं, तो ये केमिकल करते क्या है कि उन्हें तुरंत ही ठंडा कर देते हैं। और ठंडा होते ही जो गैस के रूप में बादल होता है वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए, इस फिगर में अच्छे से समझाया गया है। एक एयरक्राफ्ट है जो सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जो भी है, इस तरीके के केमिकल को लेकर के ये जाता है, बादलों के ऊपर आता है
और बादलों के ऊपर इन केमिकल्स का छिड़काव करता है। और जैसे ही ये केमिकल्स बादलों के ऊपर छिड़काव किए जाते हैं, तैसे ही ये बादल चूंकि वाष्प की अवस्था में होते हैं और इन केमिकल्स के संपर्क में आने पर तुरंत ही ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे वर्षा करवाई जाती है। यहाँ पर आप दूसरे फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है जिससे सिल्वर आयोडाइड का बादलों के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। इसके जस्ट बाद जैसे ही छिड़काव हो जाता है, ये जो बादल है चूंकि ये वाष्प की अवस्था में होते हैं और जैसे ही ये केमिकल के संपर्क में आते हैं, ये लिक्विड H2O यानी पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और ये वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाते हैं और इस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बादलों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि सूखाग्रस्त इलाके में बादल मौजूद ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे बारिश करवाई ही नहीं जा सकती है। तो यानी ये जो पूरा प्रोसेस है बादलों के ऊपर डिपेंडेंट है कि, और यदि उस सूखेग्रस्त इलाके में बादल होंगे तभी बारिश करवाई जा सकती है, नहीं तो बारिश नहीं करवाई जा सकती। और इस टेक्निक की यही सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि जहाँ भी सूखा पड़ता है, जो इलाका सूखाग्रस्त होता है, वहाँ पे बादल बहुत कम होते हैं। तो ऐसे इलाके में आर्टिफिशियल बारिश भी करवा पाने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरीके से ये पूरा क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस जो है वो बादलों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो टेक्निक है निश्चित तौर से सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्लाउड सीडिंग टेक्निक से सूखाग्रस्त इलाकों में वर्षा करवाया जा सकता है। जहां नेचुरली वर्षा नहीं हो रहा है वहाँ आर्टिफिशियली ढंग से वर्षा करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो गर्मी और सूखे की समस्या होती है उससे निजात पाया जा सकता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जहाँ सूखेग्रस्त इलाके में पानी की कमी दूर होती है और वहाँ पे फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि फसलों को पानी मिलता है, और इस आर्टिफिशियल बारिश की वजह से वहाँ पे जो एक्सट्रीम कंडीशन वेदर का बना होता है, इस क्लाउड सीडिंग की वजह से उसको कम किया जा सकता है। तो निश्चित तौर से यह टेक्निक फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, और वो ये है कि इसमें जो भी वर्षा करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक तो ये केमिकल बहुत ही कॉस्टली होते हैं, यानी इस तरीके से आर्टिफिशियल वर्षा करवाना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। और चूंकि ये केमिकल्स जब पानी के साथ, जब वर्षा के जल के साथ जमीन पर आते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो वो मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी वाटर बॉडी में जाते हैं या पानी के साथ ही मिलते हैं तो ये पानी को भी प्रदूषित करते हैं। और इन केमिकल्स की वजह से एसिड रेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि जब ये केमिकल्स धरती पर नहीं आ पाते हैं और वायुमंडल में ही, वातावरण में ही, इन्वायरमेंट में ही रह जाते हैं, तो वो एयर को भी पॉल्यूट करते हैं। और जब वहाँ पे रहने वाले मनुष्य इस तरीके के हवा को सांसों के थ्रू अपने अंदर लेते हैं तो ये केमिकल्स उनके लिए बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा चूंकि ये केमिकल्स द्वारा बारिश करवाए जाते हैं तो इसलिए ये लोकल फ्लोरा फौना के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। और इन तरीकों से केमिकल का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग के जरिए जो आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे हैं, एक तरीके से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका ह्यूमन काइंड्स पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिकन गवर्नमेंट जो है इसको 2020-21 से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के मैक्सिको की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि क्लाउड सीडिंग के जरिए जो भी बारिश मैक्सिको के सूखाग्रस्त क्षेत्र में करवाई गई है वहाँ पे नॉर्मल रेन के मुकाबले 40% ज़्यादा रेन हुआ है, यानी 40% ज़्यादा वर्षा हुई है। तो इस तरीके से मैक्सिको क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके अपने सूखाग्रस्त क्षेत्र को आर्टिफिशियल बारिश के जरिए वहाँ पे पानी की कमी को दूर कर रहा है, वहाँ पे सूखे की समस्या को दूर कर रहा है। और इस टेक्निक का यूज करने वाला मैक्सिको अकेला देश नहीं है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा देश इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, अपने यहाँ सूखेग्रस्त स्थिति से निपटने के लिए इस तरीके के टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। तो देखिए, ये जो टेक्निक है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में फौरी तौर से राहत पहुंचाने के लिए तो कारगर साबित हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। क्योंकि एक तो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं और वो इस तरीके के केमिकल्स हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदेह हैं, और दूसरा ये कि हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति जब हमारे साथ खिलवाड़ करेगी तो हम उसे सह भी नहीं पाएंगे। तो प्रश्न आता है कि इन सब का सलूशन क्या है। तो देखिए, हम मनुष्यों ने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज की समस्या देखने को मिल रहा है। हमने इतने ज्यादा पेड़ काटे हैं, इतने ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिए इस पृथ्वी पर कि अब हमें क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रश्न ये है कि हम सूखे जैसी स्थिति से निपट कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए,
सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे जरूरी हो कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपनाना चाहिए और गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस सिस्टम को सभी जगह लागू किया जाए। जो भी नए भवन बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं या नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए ताकि वर्षा के जल का उपयोग किया जा सके और इस तरीके से हम पानी के ज्यादा दोहन से बच सकेंगे। और इसके अलावा हमें पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही इस धरती की लाइफ लाइन है। इन्हीं की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं, और इन पेड़ पौधों की वजह से ही वर्षा होती है। आप एग्जाम्पल के रूप में रेगिस्तान को देख लीजिए, जहाँ पे पेड़ पौधे पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है। तो पेड़ पौधे ही है जो वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हम जिस तरीके से पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को तबाह कर रहे हैं, या हमारे धरती के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और न सिर्फ लगाने चाहिए बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए कि पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले फॉसिल फ्यूल से हम जल्द से जल्द दूर हों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों, ताकि कम से कम पॉल्यूशन को हम क्रिएट करें। क्योंकि आप सबको पता है कि यदि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें या एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, हर जगह हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे गैसेज को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट हो। इसके अलावा हम सबको चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस रहें, अपने इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहें, और हमें अपने लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट के मुताबिक ही चेंज करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सूखे जैसी स्थिति या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इसको हम कलेक्टिवली फॉलो करें तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या को कम किया जा सकता है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न हेडलाइन इन्फ्लेशन के संबंध में था, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं कंपेरिजन टू फ्यूल या अदर आइटम्स के। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो फ्यूल या अदर आइटम्स है उसमें जो प्राइस में वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है और अचानक से घट भी जाता है। और यदि यह बढ़ता है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये थी अच्छी वीडियो, और जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।